हेलो फ्रेंड्स, ईटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि डिस्कस करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं ईटीई, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के जो कि फोर्थ सेमेस्टर में काफ़ी देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, ईटी को हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसके सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पूछता है कि ताप नियंत्रण के लिए एससीआर प्रयुक्त फेज नियंत्रण रेक्टिफायर की जो कि वर्किंग बतानी है आपको। तो वर्किंग्स काफ़ी ज़्यादा पूछता है। एससीआर की वर्किंग से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो यही बनता है, इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। दोस्तों देखिए, हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। मैं आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से ग्राफिकल मेथड से समझा दूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से क्वेश्चन को कर सके। तो देखिए, आपके सामने ये एक एससीआर का जो कि ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, जिसके अंदर क्या है, डायोड है, 4 डायोड जो कि लगाए गए हैं और हमारा एक एससीआर डायोड जो कि यहाँ पर लगाया गया है। तो कुछ कंपोनेंट्स इसके अंदर सीरीज में लगाए गए हैं और कुछ कंपोनेंट्स इसके अंदर पैरेलल में लगाए गए हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है कि अगर आपको एससीआर के जो कि क्वेश्चन पूछता है और उसके अंदर रेक्टिफायर के माध्यम से पूछता है उसकी वर्किंग और उसके प्रिंसिपल के हिसाब से, तो आपको यही इमेज बनाना है। दोस्तों, इस इमेज को आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, एक बार बनाइए, 2 बार बनाइए, जिससे जो कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों देखिए, इसको इमेज को डिस्कस करने से पहले इसकी थोड़ी छोटी सी थ्योरी है, उसको आप लोग देख लीजिए। और बिल्कुल ये जेन्युइन थ्योरी है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए, चित्र है, इस मैंने इमेज में आपको एक जो कि एससीआर का फेज नियंत्रण रेक्टिफायर का इमेज जो कि आपको दिखाया है, ठीक है। इसमें फुल वेव का एक यूजीटी कंट्रोलर जो कि सर्किट है और एक इमेज भी है, मैं आपको अभी इसको बाद में दिखाऊंगा, जिसमें आपको उसके अंदर आपको उसका फेज के बारे में बताया गया है कि किस किस तरह से उसका बैंडविड्थ और फेज कला जो भी है वह किस तरह से करती है। तो देखिए, सर्किट का हमारा मुख्य जो है कि यह एक फुल वेव में दिखाया गया है, जिसके अंदर जो डायोड है, देखिए इमेज के माध्यम से थ्योरी को अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो क्वेश्चन खुद पे खुद आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको इमेज याद है तो 100% आप लोग क्वेश्चन को, अगर आपको ना भी याद है, अगर आपको इमेज आपके दिमाग में सेट है तो आप क्वेश्चन को 80% तक अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और उसमें अच्छे मार्क्स भी स्कोर करने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए, इस इमेज के माध्यम से मैं इसकी थ्योरी को बनाता हूँ, ठीक है। जैसा कि आपको इमेज में एक एससीआर का परिपथ दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर डायोड D1, डायोड D2, डायोड D3 और डायोड D4 एक हमारा ब्रिज रेक्टिफायर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ से कितने इंपोर्टेंट जो कि पार्ट्स निकल के आते हैं, एग्जामिनर भी पूछ लेता है, बताइए कि एससीआर फेज नियंत्रण रेक्टिफायर किस के जो डायोड होते हैं वह किस फॉर्म में लगे होते हैं। दोस्तों, तो जो हमारे डायोड होते हैं वह ब्रिज रेक्टिफायर के फॉर्म में जो कि कार्य करते हैं और जिसका जो आउटपुट होता है वह एक फुल रेक्टिफायर वेव का होता है। आगे देखते हैं कि जब वोल्टेज एससीआर हेलिंग एलिमेंट्स के सीरीज करंट्स पर अप्लाई होता है, तब जब एक एससीआर ऑफ रहता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है, जो हमारा जब ये फुल रेक्टिफायर वेव है, पहले बात तो ये है, और दूसरा ये है कि जब ये एससीआर एक हेडिंग एलिमेंट्स के सीरीज करंट पर अप्लाई होता है, तब एससीआर जो कि हमारा ऑफ रहता है। तो इसके अंदर जो फेज होता है, अभी मैं आपको फेज का जो कि डायग्राम दिखाऊंगा। देखिए, फेज का डायग्राम ये है, तो इसको जो कि इसकी थ्योरी को ये समझने को काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखेंगे यहाँ पर ये 0 है, ये पाई है, ठीक है, यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ, यहाँ पर 4 हुआ, आखिर ये है क्या, तो इसी को हम लोग इस थ्योरी में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि जब इसकी जो कि सीरीज करंट पर जब इसको अप्लाई किया जाता है तो हमारा एससीआर जो कि ऑफ फॉर्म में रहता है। तो सिंपल सी बात है। और इसमें जो फेज होता है, देखिए 0 से अल्फा, यह इसको अल्फा कहना है आपको, ठीक है, 0 से अल्फा तक तथा पाई से पाई प्लस ए तक। अब ये कैसे हुआ, ये इस तरह से हुआ। देखिए, पहली फॉर्म में जब आप देखेंगे ये 0 से स्टार्ट होता है, इसकी बैंडविड्थ है, इस एरिया को हम लोग इसकी बैंडविड्थ कहते हैं, ओके। देखिए, ये पाई तक गया, पाई के बाद जब ये इसने थोड़ा सा ट्रेवल किया तो क्या हो गया, ये हमारा 2 पाई हो गया। जब जैसे ही इसने थोड़ा सा और ट्रेवल किया, ये हमारा 3 पाई हो गया, और जब ये इस तरह से ट्रेवल करता है तो ये 4 पाई हो गया। अगर मैं आपसे कहूं चलिए इसका अगला क्रम बताइए, तो आपको ये क्या करना है, ऐसे ये ऊपर से ऊर्ध्वाधर जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको और होनी भी नहीं चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुआ, सपोज कीजिए ये 0 हो गया, ये 1, ओके। तो दोस्तों ये 3, ये 4, अब ये हमारा 4 का टर्म हो गया। अब ये ऐसे नीचे से ट्रेवल करेगा। अगर इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आएगा,
तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 पाई हो जाएगा। ओके, अगर इसी की सीरीज को और आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप इस तरह से बढ़ा दीजिए, और ये हमारा जो अगली जो लेंथ निकल के आएगी वो हमारा 6 पाई हो जाएगा। तो बोलिए कि किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जब ये देखिए यहाँ पर जब ये 0 से a पर या पाई से पाई प्लस a पर, तो SCR सर्किट क्या रहेगा, ऑफ रहेगा जब इसकी सीरीज पर करंट अप्लाई किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर SCR जो कि हमारा ऑफ हो गया, क्योंकि ये 0 से पाई और पाई पाई प्लस a यानी कि 2d जो भी होता है, तो ये हमारा जो कि छोटी सी थी, ठीक है। तो आगे देखते हैं जब इस पे वोल्टेज SCR पर ड्रॉप होता है, ठीक है, तो उसका जो लोड वोल्टेज होता है वह शून्य हो जाता है, और जब SCR ऑन होता है तो उसके फेज कोण पर, यानी कि जब SCR ऑफ के लिए तो ये कंडीशन अप्लाई होती है, और SCR ऑन के लिए जो कंडीशन अप्लाई होती है वो हमारा फेज कोण जो होता है A पर, ठीक है, या इस पर A या पाई प्लस A पर, जो कि यह ऑन होता है। तो ऑफ भी पता लग गया, और ऑन किस पर होता है याद रख लेना, इसको आपको जरूर लिखना है। एक अलग से आप हेडिंग बना के लिख सकते हैं कि जब ये ऑन रहेगा ये A पर रहेगा, या फिर किस पर रहेगा, या फिर पाई जो है, ये पाई में लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देख लेना आप लोग, पाई प्लस A, ये इसकी ऑन फॉर्म में को ये रिप्रेजेंट करता है। तो अच्छे से जिसको नहीं पता है फिर से बता दे रहा हूं, ऑन कंडीशन इसकी क्या है दोस्तों, जो इसकी ऑन कंडीशन है A या फिर पाई प्लस A पर ये ट्रिगर जो कि SCR हमारा ऑन रहता है। ओके, और जो हमारा वोल्टेज लोड पर ड्रॉप होता है, और SCR के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप हमारा हमेशा शून्य देखने को मिलता है। तो ये दो इमेज आपको दिमाग में एकदम सेट कर लेनी है, और किस तरह से ये फेज जो कि वर्क करता है मैंने आपको बता दिया है, 0 से पाई, ठीक है, पाई से 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, एंड जो कि हमारा अगर हम इसको आगे बढ़ा चाहेंगे तो 6 पाई 6, और लास्ट में आपको ओमेगा टी जरूर लिखना है। ओके, तो ये इसका आप लोग जो कि फेज डायग्राम आप लोग इसको देख लीजिए, और साथ ही साथ आप ये थोड़ा सा जान लीजिए कि जो हमारा यूजेटी रिलेक्शन ऑक्सीलेटर से जो पल्स उत्पन्न होती है उसका जो मान होता है BR1। ओके, क्या फिर से बताता हूं कि यूजेटी रिलेक्शन ऑक्सीलेटर से जो पल्स उत्पन्न होती है, पल्स का मतलब ये वाली पल्स, ठीक है, उत्पन्न होती है, उसका जो मान होता है BR1 से BR1 का मान जो कि वह बदल जाता है, और R10 का प्रयोग यूजेटी प्रोडक्शन के लिए जो कि किया जाता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको भूलना नहीं है, पूरा का पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं हटा देता हूं इसको, ठीक है। तो आप लोगों को ये भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये दो डायग्राम आपको इसके अंदर बनाने हैं SCR के अंदर, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा कि इन्वर्टर, व्हाट वाज द इन्वर्टर, इन्वर्टर आखिर होता क्या है, ठीक है, इन्वर्टर की वर्किंग क्या है, उसके क्योंकि परिपथ क्या है, सर्किट क्या है इसका, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आई होप अगर आपने इन्वर्टर देखा होगा या आपके घर में इन्वर्टर होएगा तो थोड़ा सा आप कि मैं कहूंगा तो सिर्फ और सिर्फ 2% थ्योरी को आप समझ पाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं आपको इन्वर्टर खरीद के लाना, कुछ नहीं करना है, बस इसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम इन्वर्टर की जो कि वर्किंग और इसके सर्किट्स को देखेंगे। तो चलिए उससे पहले एक इसकी छोटी सी थ्योरी है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इन्वर्टर का कार्य क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। इन्वर्टर जो है हमारा, इन्वर्टर DC पावर को AC पावर में बदलता है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, एग्जामिनर सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, क्योंकि पहली बात तो हमारे जो घरों में लाइट होती है वह हमारा अल्टरनेटिव करंट होता है, और जो इन्वर्टर की लाइट होती है वह हमारा DC करंट होता है। तो ये दो चीज आपको इनको अच्छे से याद रखनी है, और एग्जामिनर जब पूछेगा आपसे कि बताइए इन्वर्टर क्या करता है, तो आपको बस इतना ही बताना है कि इन्वर्टर जो है वह DC पावर को AC पावर में बदलता है। तो दोस्तों बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई, और प्लीज अगर दोस्तों ये बात समझ में आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। 2 मिनट लगता है लाइक करने में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, उसको लाइक कर देना, क्योंकि देखिए अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो आपको ये बनता है कि आप उसको लाइक करें और दूसरे को भी उसको शेयर करें। तो यही था, इन्वर्टर जो है DC पावर को AC पावर में बदलता है, और ऑक्सीलेटर जो होता है हमारा ये भी DC पावर को AC पावर में बदलता है। तो देखिए AC वोल्टेज में बदलने के लिए पावर डिवाइड कैपेसिटी नहीं होती है। यदि ऑक्सीलेटर सर्किट के साथ एक पावर ड्राइविंग सर्किट को किया जाए तो इन्वर्टर की प्राप्ति हो सकती है। सिंपल सी बात है, अगर आप जैसे कि इन्वर्टर को अगर बनाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए ऑक्सीलेटर करंट के साथ एक पावर डिवाइडिंग सर्किट्स उसको अगर अप्लाई किया जाए तो इन्वर्टर 100% उसकी प्राप्ति हो सकती है।
अब ग्राफिकल मेथड क्या है इसका, तो आप लोग पहले इस इमेज को देखिए। इसके अंतर्गत SCR के 2 डायोड लगाए गए हैं, ठीक है। उसके अंदर एक कैपेसिटिंग लॉग इंडक्टिव जो कि लोड को भी लगाया गया है। तो दोस्तों आपको अगर जो कि इन्वर्टर बोलता है, ठीक है, क्वेश्चन अगर सीधा सीधा आपसे पूछता है कि बताइए मूल इन्वर्टर की वर्किंग बताइए, या फिर इन्वर्टर की कार्यप्रणाली के सिद्धांत यानी उसके प्रिंसिपल बताइए, या फिर तो आपको यही इमेज आपको सेम टू सेम बनाना है। बनाने में कुछ नहीं है, सीधा सीधा SCR से स्टार्ट करना है। SCR का एक डायोड लगा देना, उसके बाद एक कैपेसिटर लगा के यहाँ पर L, इसको L बोलते हैं इंडक्टिव, और यहाँ पर आप एक लोड लगा देना। उसके बाद एक सेकेंडरी जो डायोड होता है ये, इसको याद रखना, इसको इससे आपको मिलाना है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आपको। देखिए जब आप इस इमेज को बनाएंगे एग्जाम में, ठीक है, और 100% पूछता ही है, क्योंकि IET से ज्यादा क्वेश्चन पूछने के सवाल ही नहीं है। ये एकदम हल्की सी किताब है जिसे मैं कहूँ तो, और इम्पोर्टेंट सेकंड चैप्टर से देखिए सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। मैं आपको एक से एक करा दूंगा। इंडक्शन हीटिंग जैसे क्वेश्चंस को मैं आपको ऐसे समझा दूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये SCR का जब आप स्टार्ट करेंगे, एक कैपेसिटर लगाएंगे, कैपेसिटर से आपको सीधा यहाँ पर एक लोड ये इंडक्टिव लगा देना है। उसके बाद इसके अंदर एक लोड लगा देना है। लोड लगाने के बाद इसको आप लोग पूरा ब्लॉक को ड्राइव करेंगे। उसके बाद जो SCR1 का जो डायोड है, इसको SCR2 के डायोड से आप लाके इसको इस तरह से कनेक्ट करना है आपको। और याद रहे ये जो होता है ये इस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये निकलने वाला करंट होता है, और ये जो कि हमारा AC करंट कहलाएगा। क्योंकि आप लोगों को मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो AC होता है, ठीक है, देखिए मैं बड़ा हाईलाइटर लेता हूं, यहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए जो AC होता है, AC का दोस्तों जो करंट होता है वह सीधा सीधा इस तरह से काम करता है। याद रखना ये इस तरह से जो कि करंट जो कि काम करता है। और DC की बात करूं मैं, तो DC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट का मतलब सीधा सीधा डायरेक्ट, ये इस तरह से काम करता है। तो AC की फुल फॉर्म अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपको अल्टरनेटिव करंट बताना है, और आपसे DC की फुल फॉर्म पूछता है तो आपको डायरेक्ट करंट बताना है। और आपसे अगर फेज डायग्राम खींचने को बोलता है AC का, तो ये तरंग के रूप में होता है, और DC डायरेक्ट करंट जो कि एकदम सीधा फॉर्म में काम करता है। तो दोस्तों देखिए इतनी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई। चलिए इसकी अगली थ्योरी देखते हैं। देखिए श्रेणी इन्वर्टर, ठीक है, ये श्रेणी इन्वर्टर का ही जो कि सर्किट डायग्राम था, ठीक है। ये सिर्फ इन्वर्टर की वर्किंग मैंने आपको बताई है, और ये श्रेणी इन्वर्टर का डायग्राम है। तो इसकी थ्योरी को देखते हैं। देखिए श्रेणी इन्वर्टर, ठीक है, हमारा जो है श्रेणी इन्वर्टर में क्लास A टाइप के कम्यूटेशन का प्रयोग किया जाता है। अंडर टेम्पर्ड परपस बनाने के लिए कम्यूटिंग कंपोनेंट्स L तथा C को लोड के सीरीज में लगाया जाता है। तो देखिए दोस्तों इसमें अभी आपको एक सेकंड इमेज है वो आपको देखनी इसमें बाकी है, उसमें आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, तो श्रेणी इन्वर्टर जो है, श्रेणी इन्वर्टर के क्लास A टाइप के कम्यूटेशन का प्रयोग किया जाता है। अंडर टेम्पर्ड परपस बनाने के लिए कम्यूटिंग कंपोनेंट्स L तथा C यानी कि कैपेसिटर को और लोड को एक सीरीज में लगाया जाता है। आगे है चूंकि जो कि इस विधि में जब करंट का मान 0 हो जाता है तो SCR जो है हमारा वह टर्न ऑफ हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी करंट्स का मान 0 हो जाता है तो SCR जो हमारा टर्न ऑफ हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के इन्वर्टर को सेल्फ एस कम्यूटिव इन्वर्टर भी कहते हैं। तो आपको बस इतनी सी इसमें इंपोर्टेंट चीज और लिख देनी है कि जब भी हमारा SCR जो कि करंट्स का मान जो कि 0 होता है तो SCR जो है कि हमारा वह टर्न ऑफ है। इसीलिए हम इस प्रकार के इन्वर्टर को सेल्फ कंडक्टिव इन्वर्टर भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा है, देखिए दोस्तों इस इमेज के अंदर एक पैरेलल कम्यूटेड इन्वर्टर दिया गया है जिसके अंदर L और C यानी कैपेसिटर्स दोनों कम्यूटिंग कंपोनेंट्स हैं। इसके अंदर डायोड हमारा है, ठीक है। इसके अंदर हमारे जो डायोड जो है वो देखने हैं दोस्तों, एक डायोड ये। तो इसके अंदर 2 डायोड जो कि DC सप्लाई के लोड को रेक्टिव पावर फीडबैक करते हैं। अतः इन डायोड को फीडबैक डायोड भी कहते हैं क्योंकि कम्यूटिंग कंपोनेंट्स लोड के लगे होते हैं। अतः इस प्रकार के इन्वर्टर परिपथ को पैरेलल इन्वर्टर भी कहते हैं, ठीक। ट्रांसफार्मर की AB यानी कि A जो और B है, देखिए इसके अंदर जो कि हमारा ट्रांसफार्मर का यूज करके इस इन्वर्टर्स को बनाया जाता है। तो मैं आपको पहले इसका जो कि वर्किंग आपको समझा देता हूं,
जिससे आप एग्जाम में जो कि इस इमेज को आसानी से बना सके। देखिए, इस प्रकार की इमेज को बनाने के लिए आप पहले बस माइंड में ये सोच लीजिए कि इसका इन्वर्टर बनाने के लिए श्रेणी का आपको एक ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। तो पहले आप लोग इस तरह से एक ट्रांसफार्मर बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस तरह से इसको कनेक्ट करेंगे और इसका जो ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट जो है बी, और इसकी जो कि मोशंस को आप आगे बढ़ाएंगे इस तरह से। यहाँ से आप इसमें एक एल लगा देंगे, यहाँ से ये ओ हो जाएगा, ओके। एंड इसको फॉर्म को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इस तरह से हमारा जो कि कुछ ट्रांसफार्मर जो कि बन जाएगा, यानी कि ये इसका ऊपर का हिस्सा है, ठीक है। तो इसकी जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इसको ए बी को हम लोग प्राइमरी एक्रोस बाइंडिंग बोलते हैं, ओके। बोलिए बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ए और बी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी एक्रोस बाइंडिंग बोलते हैं। तथा इसका पी क्यू, यानी कि ये इसका फर्स्ट पार्ट था और ये इसका सेकंड है, ये वाला, ओके। ये इसका सेकंड है और ये इसका फर्स्ट है। तो ए और बी को हमने क्या बोला? ए और बी को हमने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी एक्रोस बाइंडिंग बोलते हैं, और ट्रांसफार्मर के पी और क्यू को सेकेंडरी बाइंडिंग बिंदु यानी कि प्राइम बाइंडिंग का मध्य बिंदु कहते हैं। अर्थात हमारा क्या हो जाएगा? ओ ए इक्वल टू ओ बी। इसमें थोड़ी सी इक्वेशन है, मैं आपको ये लिखवा देता हूं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा यहां से ओ ए और अपॉन में इसके जो हो जाएगा ओ ए अपॉन में पी क्यू, ओके। ये आप बस देखते चलिए, इतना ही लिख देना है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ओ बी के लिए क्या हो जाएगा? ओ बी अपॉन में पी क्यू, बस इतने से आप लोग काम को कर देना है आपको, और इक्वल टू 1। ये इसकी आपको छोटी सी जो कि इक्वेशन बना देनी है, इक्वेशन नंबर 1 डाल के आप छोड़ देना। और अब आपको अगर ये समझ में आ गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों ये था हमारा आज हमारा जो कि इंडस्ट्रियल जो कि थ्योरी थी इसकी, ठीक है। ईटी की हमारी आईईटी है, आईईटी की छोटी सी थ्योरी थी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सेशन को लाइक करना है और आपको दूसरों को भी शेयर करना है। और इसकी जो कि आपको अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोगों को ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां से आपको सारी पीडीएफ जो कि अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको थ्योरी रटनी है इसकी, क्योंकि आप रटने में तो खैर माहिर है, तो समझना है तो इसको देखिए। और समझने के बाद अगर आपको थ्योरी देखनी है तो उसके लिए आप ग्रुप में जाइए, वहां पर आपको पूरी की पूरी थ्योरी जो कि आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी इसको इन्वाइट करना है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।